India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य सरकार को मणिपुर में इनर लाइन परमिट सिस्टम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, जो राज्य में गैर स्थायी निवासियों को आवाजाही को प्रतिबंधित करता। और याचिकाकर्ता अमरा बंगाली नामक संगठन ने कहा है कि मणिपुर राज्य में ILP प्रणाली के कारण कोई भी व्यक्ति जो कि मणिपुर का निवासी नहीं है वह इनर लाइन परमिट प्राप्त किए बिना वहां प्रवेश या व्यवसाय नहीं कर सकता है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने राज्य के वकील के अनुरोध पर राज्य को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय देने पर सहमति व्यक्त की है। याचिकाकर्ता ने घोषित किया है कि ये मांग की है कि बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के प्रावधानों को मणिपुर राज्य पर लागू करने वाला कानून अनुकूलन संशोधन आदेश 2019 संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के विरुद्ध है। जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने जनवरी 2022 में याचिका पर नोटिस जारी किया। भारत संघ ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA अधिनियमन के बाद 2019 में इनर लाइन परमिट को मणिपुर तक बढ़ा दिया गया। इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्रों को CAA के आवेदन से छूट दी गई। वर्तमान रिट याचिका मणिपुर राज्य में इनर लाइन परमिट की प्रणाली को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिससे राष्ट्रपति द्वारा 2019 के आदेश के माध्यम से प्रख्यापित कानूनों के अनुकूलन संशोधन आदेश 2019 के माध्यम से लागू किया गया, जो 140 साल पुराने औपनिवेशिक कानून बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का विस्तार करता है, जिसे अंग्रेजों ने असम में नए स्थापित चाय बागानों पर अपना एकाधिकार बनाने के साथ साथ भारतीयों से पहाड़ी क्षेत्रों में अपने कमर्शियल हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कठोर IPL प्रणाली मूल रूप से इनर लाइन के परे के क्षेत्रों में सामाजिक एकीकरण, विकास और तकनीकी उन्नति की नीतियों के विपरीत है। इसके अलावा ये राज्य के भीतर पर्यटन को भी बाधित करती है, जो इन क्षेत्रों के लिए राजस्व सृजन का एक प्रमुख स्रोत है। 1989 में 4 भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या से संबंधित मामले में सुनवाई के लिए कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को जम्मू कोर्ट में पेश करने के आदेश के खिलाफ CBI द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए CBI ने मलिक को शारीरिक रूप से पेश करने के निर्देश पर आपत्ति जताई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ को बताया कि मलिक को सुनवाई के लिए जम्मू नहीं लाया जा सकता और ऐसे में कानून अधिकारी ने कहा है कि गवाहों की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। SG ने कहा है कि मलिक इस बात पर जोर देकर चालबाजी कर रही हैं कि वह वकील की मदद के बिना व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। मलिक की पाकिस्तानी आतंकवादी और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते हुए एक तस्वीर दिखाते हुए SG ने जोर देकर कहा कि मलिक कोई आपको बता दें कि साधारण अपराधी नहीं है और SG ने दोहराया कि मलिक सिर्फ एक और आतंकवादी नहीं था और हाफिज सईद से मिलने के लिए कई बार पाकिस्तान गया। SG ने कहा है कि हम सरकार के तौर पर ऐसे मामलों में नियम कायदों के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। हमारे देश में अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई दी गई थी और जस्टिस ओक ने SG
से कहा, ये निर्देश देने को कहा है। और ऐसे में मुकदमे में कितने गवाह थे, एसजी ने कहा कि मलिक की कानूनी प्रतिनिधित्व से इनकार कर रहा था। एसजी ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी और गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता होने के साथ ही गवाहों में से एक की हत्या कर दी गई थी। जस्टिस ओक ने पूछा कि क्या जेल में मुकदमा चलाने का विकल्प तलाशा जा सकता है। जज ने आगे कहा कि आदेश पारित करने से पहले मामले में सभी आरोपियों की सुनवाई की जानी चाहिए। एसजी ने कहा कि मौजूदा याचिका में भी मलिक ने वकील नहीं रखा। एक मामले में मलिक जो दूसरे मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, याचिका में सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश हुआ और जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हुई। एसजी मेहता ने बताया कि जस्टिस ओक ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी जा सकती है। अतः मामले को अगले तक यानी कि अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिससे सीबीआई को सभी आरोपियों को प्रतिवादी बनाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति मिल गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 28 दिसंबर तक तय कर दी है। बता दें आपको कि इस मामले पर सुनवाई के दौरान ही बताया भी जा रहा है कि ईडी की तरफ से पेश एसजी तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया था, जबकि केजरीवाल की तरफ से पेश वकील ने कहा है कि ईडी की 6वीं और 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक ही है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। गवाहों के बयान भी वही है जो पहले की चार्जशीट में है। इसके अलावा केजरीवाल की तरफ से ये भी दलील दी गई थी कि मुकदमा चलाने की अनुमति के बिना ट्रायल कोर्ट कैसे मामले पर सुनवाई कर सकती है। फिलहाल कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और ऐसे में पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि उन्हें कोर्ट से राहत मिली और जेल से बाहर आ गए। इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि तीसरा पक्ष आपराधिक कार्रवाई रद्द करने के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य और अमानुल्ला एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा है कि निजी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर संयम से और उचित सतर्कता के बाद विचार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि PSR सारनाथम बनाम अरुणाचलम एवं अन्य केस में 5 जजों की पीठ ने माना था कि न्यायालय को मामले से वास्तविक संबंध रखने वाले किसी भी तीसरे पक्ष को पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अपील जारी रखने की अनुमति देने में उदार होना चाहिए। केरल के विधायक एंटनी राजू द्वारा एक निजी पक्ष के लोकल स्टैंडी को चुनौती देने को खारिज करते हुए जिसने उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने का विरोध किया था। न्यायालय ने कहा है कि हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच करना न्यायालय का दायित्व है और लोकस
स्टैंडी इसके आड़े नहीं आ सकी। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ राजू द्वारा ग्रीन केरल समाचार संपादक एमआर अज्जन द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने के खिलाफ अपील दायर करने के लोकस को चुनौती देने पर विचार कर रही थी। राजू, जो कि 1990 में एक जूनियर वकील थे, पर ड्रग्स मामले में अंडरवियर के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया, जहां पर आरोपी को बरी कर दिया गया। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि छेड़छाड़ किए गए साक्ष्य को प्लांट करने के मामले की जांच की जाए। हाईकोर्ट ने राजू के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी और ऐसे में निर्देश दिया कि आरोपों के आधार पर नए सिरे से कदम उठाया जाए। उसी का विरोध करते हुए राजू और अज्जन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां न केवल न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म करती है, बल्कि कानून के शासन और निष्पक्षता के सिद्धांतों से समझौता करती है, जो न्याय वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक है। बचाए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता जारी न किए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करें और अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मुद्दे के समाधान के साथ साथ बचाए गए बाल मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए। उत्तर प्रदेश में खतरनाक स्थिति का विशेष रूप से संज्ञान लेते हुए जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस प्रकार आदेश दिया। जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का सवाल है, आंकड़े चिंताजनक है। रिहा किए गए 5,262 बंधुओं मजदूरों में से केवल 1,101 को तत्काल वित्तीय सहायता मिली, 4,167 को अभी भी सहायता मिलनी बाकी है। बच्चों को अंतर्राज्यीय तस्करी के मुद्दे को सुलझाने के लिए इस मुद्दे को केंद्र और सभी राज्य द्वारा एकीकृत तरीके से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। बिहार की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एडवोकेट्स ने जमीनी स्तर की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया। उन्होंने रिपोर्ट से बताया है कि 2016 में जिला मजिस्ट्रेट गया ने जिला मजिस्ट्रेट हरदोई से 126 बंधुओं मजदूरों के लिए उचित प्रारूप में रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया। हालांकि आज तक उचित प्रारूप में रिहाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बिंदु पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा है कि जहां तक यूपी राज्य का संबंध है, बचाए गए मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता नहीं दी गई, आंकड़े भी नहीं दिए गए। जवाब में यूपी के सरकारी वकील डॉक्टर विजेंद्र ने बंधुआ मजदूरों को रिहाई और तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में जिलेवार आंकड़ों को रेखांकित करने वाला हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि हलफनामे से राज्य में बनाई गई मशीनरी और काम करने वाले निगरानी तंत्र का पता चलेगा। सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का ने कहा है कि एसओपी के अनुसार जांच 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। फिर भी लगभग 11,000 बचाए गए बच्चों को तत्काल वित्तीय सहायता नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर के पुजारी राजकुमार दैतापति को मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई पीएमएलए कार्रवाई के संबंध में अग्रिम जमानत दी और याचिकाकर्ता श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा के पीढ़ी दर पीढ़ी के पुजारी बताए जाते हैं। उनको कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 या पीएमएलए के धारा 3 और 4 के तहत कार्रवाई में शामिल किया गया। एफआईआर कुलदीप शर्मा और उनकी पत्नी अपर्णा शर्मा के खिलाफ एक निश्चित संपत्ति की बिक्री पर 2,32,568 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी के अपराधों के लिए दर्ज की गई और याचिकाकर्ता को विदेशी नागरिकों जो कि शिकायतकर्ता थे उनके द्वारा मामले की देखरेख करने और विदेशियों की ओर से समझौता करने और धन प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई। बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा है कि 2 पक्षों के बीच हुए समझौतों के अनुसार अपीलकर्ता को विदेशी नागरिकों की ओर से 92 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक उसने आरबीआई के पास केवल 80 लाख रुपए जमा किए हैं। बेंच ने इस शर्त पर अग्रिम जमानत देने पर सहमति जताई है कि याचिकाकर्ता द्वारा 3 सप्ताह के भीतर आरबीआई के पास अतिरिक्त 20 लाख रुपए ब्याज सहित जमा किए जाए। इसके बाद शिकायतकर्ताओं को औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि स्पेशल लीव पिटीशन आखिर क्या होती है। What is an SLP? Special Leave Petition. SLP एक पिटिशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के तहत फाइल की जाती है, जिसमें लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स या ऑर्डर्स को चैलेंज करने की परमिशन की मांग की जाती है। वो केसेस जिसमें SLP फाइल की जा सकती है उनमें सब्सटैंशियल जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस या सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चंस शामिल होते हैं। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक स्टैट्यूट के तहत अपील्स बार की गई हो या ऑल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल हो और उन्हें एग्जॉस्ट ना किया गया हो तो SLP फाइल नहीं की जा सकती। अब सवाल यह है कि क्या एक थर्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर अजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स केस में कहा कि एक थर्ड पार्टी आर्टिकल 136 के तहत SLP फाइल कर सकती है अगर उसके केस से एक बोनाफाइड कनेक्शन हो और केस पब्लिक इंटरेस्ट का हो। कोर्ट ने PSR सदानंतम वर्सेस अरुणाचलम 1980 के केस के रेफरेंस देते हुए यह भी कहा कि अगर जुडिशियल इंटीग्रिटी पर असर पड़ता हो तो लोकस स्टैंडी यानी केस फाइल करने का अधिकार जस्टिस के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.